Hello everyone, this is Apna Dhyani Sharma with you. Welcome in my channel Learning Center. Today we are going to read History NCERT Class 8 Chapter 8 Civilizing the Native Educating the Nation. तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो ब्रिटिश रूल था, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश रूल ने हमारे जो बिज़नेस थे, जो इंडस्ट्रीज़ थी, उन्हें कैसे इफ़ेक्ट किया था। यहाँ के जो नवाब थे, राजाज थे और किसान थे और जो ट्राइबल्स थे, उन पे क्या असर पड़ा इस चीज़ का। और इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रिटिश जो रूल था उसके अंडर में हमारी जो कंट्री है उसके एजुकेटिंग सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ा, कितना वो डेवलप हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ इंडिया पे रूल ही नहीं करना चाहते थे, इंडिया के जो प्रदेश थे उन पे अधिकार ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि ऐसा वो सोचते थे कि यहाँ के लोगों को एजुकेट करना, यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अच्छा नागरिक बनाना भी हमारा कर्तव्य है या हमारा अधिकार है, ऐसा वो सोचते थे। तो उन्होंने यहाँ की एजुकेशन के लिए क्या क्या चेंजेस किए और जो इंडियंस थे उनको उनको सिविलाइज्ड करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया और जिससे कि वो अच्छे नागरिक बन पाएँ। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो इतने सारे जो ब्रिटिशर्स थे उनके मन में जो क्वेश्चन थे, तो इसके लिए काफ़ी टाइम तक डिबेट चलता रहा कि कैसे इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज किया जाए। तो चलिए आगे का टॉपिक देखते हैं, हाउ द ब्रिटिश शो एजुकेशन। तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि अब से 200 साल पहले से जो एजुकेशन चलती आ रही है तो उसमें कैसे चेंजेस आए थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसमें क्या क्या चेंजेस किए थे, और जब ब्रिटिशर्स ने हमारी एजुकेशन में ये चेंजेस लाए थे तो जो इंडियंस थे उन्होंने इस पर कैसे रिएक्ट किया था, या जो इंडियंस थे उनका व्यू क्या था इस चीज़ को लेके, और उन्होंने एजुकेशन को लेके जो उनका ओन व्यूज़ था उसको कैसे डेवलप किया, और जो इंडियंस थे वो कैसे एजुकेट हुए। सो वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में आगे जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज द चैप्टर द ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो होता है वो ये होता है कि जो एशिया के जो क्षेत्र थे या जो इंडिया जिनका जो पूरा पार्ट था उससे रिलेटेड जो हिस्ट्री है, जो भी बुक्स हैं, जो भी एंसेंट हमारा जो इतिहास है, किताबें हैं, भाषाएं हैं, इनके बारे में जो व्यक्ति ज़्यादा जानकारी रखता था उसे अंग्रेज़ों द्वारा ओरिएंटलिज्म कहा जाता था। तो इसमें एक पर्सन का यहाँ पे जिक्र दिया गया है। 1783 में विलियम जोन्स जो थे वो कलकत्ता पहुँचे थे और वहाँ पे उन्हें अपॉइंट किया गया था जूनियर जज के लिए सुप्रीम कोर्ट में, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा सेटअप किया गया था। तो जो विलियम जोन्स थे वो लॉ में बहुत एक्सपर्ट थे। विलियम जोन्स जो थे वो लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मीन्स होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता है, उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो वो ग्रीक लैंग्वेज जानते थे और लैटिन जो लैंग्वेज है उन्होंने ऑक्सफोर्ड में इसकी स्टडी की थी, और इसके अलावा वो फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक अपने फ्रेंड से उन्होंने सीखा था। और उसके बाद उन्होंने जो पर्सियन लैंग्वेज थी उसकी भी उन्होंने स्टडी की थी, उसको भी पढ़ा था। तो कलकत्ता में जब वो आए थे तो उन्होंने काफ़ी जो आवर्स हैं वो बिताए थे एक पंडित के साथ, जो कि उन्हें संस्कृत लैंग्वेज और की ग्रामर सिखा रहे थे या उन्होंने सीखी थी, और साथ ही साथ जो संस्कृत पोइट्री है वो भी उन्होंने उसका भी अध्ययन किया था। तो इसके बाद उन्होंने स्टडी की थी एंसेंट जो हमारे टेक्स्ट थे, लाइक लॉ, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, इन सब के बारे में जो भी हमारी हिस्ट्री थी या जो भी बुक्स थी या जो मेडिसिन्स था, साइंस था, इसकी उन्होंने स्टडी की थी। तो उन्होंने जब पाया कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनके अलावा ब्रिटिशर्स और भी ऐसे लोग थे जो कि इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे थे, यहाँ की जो लैंग्वेज है, यहाँ के जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, यहाँ की हेरिटेज के बारे में जानना चाहते हैं, और बहुत सारे ग्रंथों का जैसे संस्कृत है, इंग्लिश है, और पर्सियन है, इसका उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में वो बिजी थे। तो इसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2 लोगों का नाम दिया गया है। फर्स्ट इज हेनरी थॉमस कोलेब्रुक एंड नथानियल हालहेड। तो ये दोनों जो है
यहाँ की जो बुक्स थी, टेक्स्ट थे, उनको उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में मतलब बिजी थे या कर रहे थे। तो जो जॉन्स थे उन्होंने इन दोनों लोगों के साथ मिलकर एक एसाइटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने सेटअप किया और एक पत्रिका या एक मैगजीन कह सकते हैं, मैगजीन इन्होंने निकाली जिसे कि एशियाटिक रिसर्चेस कहा गया के नाम से जाना गया। तो जॉन्स थे और जो कोलेब्रुक थे वो इंडिया के बारे में एक डिफरेंट सा एटीट्यूड रखते थे। मतलब उनका ये विचार था कि इंडिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी जो कल्चर है, पुराने कल्चर हैं, इससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे और इसका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे। उनका मानना था कि इंडिया जो सिविलाइजेशन था उसने बहुत पहले ही जो ग्लोरी होती है, जो गौरव देश का होता है, उसे बहुत ही पहले प्राप्त कर लिया था, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। तो उनका मानना था कि इंडिया को अगर डेवलप करना है या इंडिया के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानना है तो उसकी जो एंसेंट टेक्स्ट हैं, जो वर्क्स हैं, जो बुक्स हैं, उन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इंडिया के बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो। और इन टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम जान सकते हैं कि जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, जो लॉज हैं, वो क्या हैं, मतलब वो क्या चाहते हैं। तो इन ये जो टेक्स्ट हैं इनको पढ़ना ज़रूरी है इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके बाद जॉन्स और कोलेब्रुक ने डिस्कवर शुरू कर दिया इंडिया के जो एंसेंट टेक्स्ट थे उनको समझना, उनका मीनिंग जानना, उनका ट्रांसलेशन करना और इस सब के बारे में जानना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर आगे देखते हैं। उनका मानना था कि अगर इंडिया के कल्चर को या इंडियंस जो हैं उस कल्चर को आगे बढ़ाना है, ऐसा उनका मानना था कि तो उन्हें इंडिया का जो इतिहास है, इंडिया के जो ग्रंथ हैं, उन्हें पढ़ाया जाना बहुत ज़रूरी है, ना कि वेस्टर्न जो एजुकेशन है, वेस्टर्न कल्चर उन्हें पढ़ाया जाना ज़रूरी नहीं है। अगर इंडिया को डेवलप करना है तो यहाँ के लोगों को यहीं की सभ्यता, यहीं की संस्कृति, जो यहाँ की हेरिटेज है उसको सेव करने के लिए, दोबारा से ग्लोरी मतलब पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए इंडिया की जो एंसेंट हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। और इससे जो वो अपनी हेरिटेज, जो ओन हेरिटेज है उसको रिकवर कर पाएंगे और यहाँ का जो ग्लोरी थी पास में जो कि खो चुकी थी उसको दोबारा से प्राप्त करने में वो सफल हो पाएंगे। और इससे हम लोग जो है इंडियन जो कल्चर है उसके मास्टर बन जाएंगे और यहाँ के जो लोग हैं वो हमें इसका मास्टर या इसका गार्जियन समझने लगेंगे, क्योंकि हम ही लोग उन्हें इन सब चीज़ों की ओर दोबारा से ले चलेंगे तो वो हमें इस चीज़ का मास्टर समझने लगेंगे। तो इस आइडिया से बहुत सारी जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। उन्हें लगा कि इंडियन जो एजुकेशन है, जो एंसेंट टेक्स्ट हैं, उन्हें प्रमोट करना चाहिए बजाय वेस्टर्न लर्निंग के। तो इस बारे में उन्होंने बहुत सारे विचार किए और एंसेंट इंडियन जो टेक्स्ट हैं, जैसे संस्कृत है, पर्शियन लिटरेचर और पोइट्री है, इन सबको आगे बढ़ावा दिया। और जो हिंदू और मुस्लिम हैं उन्हें ऐसे सब्जेक्ट या ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएं, ऐसे टॉपिक उन्हें पढ़ाए जाएं जिसके बारे में वो पहले से जानते हो, ना कि वो टॉपिक्स या वो चीज़ें जो कि उनके लिए बिल्कुल ही नई हो। तो इससे ब्रिटिशर्स जो थे, जो विलियम जोन थे और कोलेब्रुक थे, उनका ये मानना था कि ये सब करने के बाद वो इंडियंस के मन में जगह बना सकते हैं, उनके हार्ट में अपने लिए एक छोटी सी जगह वो बना सकते हैं और यहाँ के जो नेटिव्स हैं वो अंग्रेज़ों को पूरी तरह से एक्सेप्ट करेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे। और जो अंग्रेज हैं उन्हें मतलब एलियन या बाहरी उनको राजक कहा जाता है या बाहर के जो लोग उन्हें कहा जाता है, उन्हें एक्सेप्ट करने में मतलब वो इंडिया के जो लोग हैं हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडियंस द्वारा जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो इसी बात के चलते 1781 में कलकत्ता में ब्रिटिशर्स द्वारा एक मदरसा सेटअप किया गया जिसमें कि अरेबिक और पर्शियन, इस्लामिक लॉ, ये सब चीज़ें वहाँ पे एजुकेशन इन सब की दी जाती थी। और एक हिंदू कॉलेज एस्टेब्लिश किया गया बनारस में 1791 में। वहाँ पे जो एंसेंट संस्कृत टेक्स्ट थे वो पढ़ाए जाते थे जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल थे। तो चलिए आगे।
तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात की। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो एक ही विचारधारा रखते थे, सेम उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसे नहीं थे। उनका ये मानना था कि इंडियंस जो हैं उनको इंडिया की एजुकेशन ना देके वेस्टर्न एजुकेशन अगर दी जाए तो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के इंडियंस को हम लोग आगे के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें नेक्स्ट टॉपिक में बताया गया है। तो इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।